जय हिंद दोस्तों। मैं विश्वेश मिश्रा इलाहाबाद विश्वविद्यालय कला संकाय का छात्र हूं और आज हम लोग सीवीटी डोमेन हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे। और मैं आप सभी का कुंवर सिंह क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब हम जानेंगे सीवीटी हिस्ट्री के डोमेन सिलेबस के बारे में। जो बच्चे क्लास 12th में हिस्ट्री एज अ डोमेन ऑप्ट किए हैं सीवीटी एग्ज़ाम में, उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं और उनको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इतिहास का जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे बोर्ड पर कुल तकरीबन 14 से 15 टॉपिक हैं और सारे टॉपिक यहाँ पर लिखे गए हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र, मैंने भी आपको पहले बताया, और चीज़ें सारी बाइलिंगुअल चलेंगी, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। कोई भी भाषा कभी भी आपके सफलता में बाधक नहीं बन पाएगी। भाषाएं बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि अगर आप जाइए cvt.samarth.ac.in वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि एनटीए ने सारा सिलेबस एक ज़बरदस्त तरीके से बढ़िया पैटर्न में सारे सिलेबस को डिफाइन किया है। कोई दिक्कत नहीं आपको, सारा सिलेबस आपको cvt.samarth.ac.in पे बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा और वहीं से आपको देखना है वहीं क्या सिलेबस है और उसी को पढ़ना है। और पढ़ करके हमको भी आगे यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके मन चाही यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है और फिर आगे करते ही रहना है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे यूनिट 1 जो हमारा टॉपिक है, जो कि है प्रारंभिक शहरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व। ये टॉपिक, पहला टॉपिक आपका यहीं से शुरुआत होगा। दरअसल इतिहास को हमने 3 भागों में बांट दिया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास इन 3 भागों में बटी हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये पूरे हिस्ट्री का कंपाइलेशन है, पूरे हिस्ट्री का। आपको यहाँ पर एंशिएंट की भी चीज़ें मिलेंगी, मैं सब बताऊंगा आपको। मेडिवल का भी मिलेगा, मॉडर्न का भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके पहले दरअसल पैटर्न के बारे में भी कुछ जिक्र कर लें, तो हालांकि मैंने लिखा तो है नहीं, लेकिन कुल 50 सवाल रहेंगे आपके पास और उसमें से 40 सवाल करने हैं। हर सवाल 5 नंबर का, हर क्वेश्चन 5 नंबर का, कुल मिला के 200 नंबर। और हम भी विगत पिछली जो सीवीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसी के जरिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चयनित हुए हैं। हालांकि मेरा चयन बीएचयू में भी हो गया था, लेकिन अच्छा विषय की वरीयता न मिलने के कारण मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को चुना और आज मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। और कुंवर सिंह क्लासेस चैनल के माध्यम से हमको आपको कुछ बताने का, एज अ सीनियर कुछ समझाने का अवसर मिला है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको जो है बताया जाए, समझाया जाए। तो बातें तो बहुत होती रहेंगी। अब हम लोग सीधे शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर ही। हमारा जो पहला टॉपिक है, प्रारंभिक शहरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व। हम लोगों को जो पुराने शहर जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, इसी हड़प्पा को इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसने बेसिकली हड़प्पा सभ्यता को कोट किया है। उसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ने के लिए बताया है। और आप जाइएगा, आप देखिएगा उसको, cvt.samarth.ac.in से आप डाउनलोड करिएगा सिलेबस। उसमें देखिएगा एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके जो ब्रॉड ओवरव्यू में दिखाता है, व्यापक अवलोकन में, प्रारंभिक शहरी केंद्र, खोज की कहानी, हड़प्पा सभ्यता। हम लोग इसमें आगे इसकी खोज की कहानी पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता कैसे खोज हुई, क्या हुआ, उन सब सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। और दरअसल मैं इतिहास के बारे में बता दूं तो इतिहास कहानी है, कोई बड़ा साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतिहास को रटना नहीं है। अभी तक आप 11th 12th में रटते हुए आ रहे हैं
बहुत बच्चे मिलते हैं बताते हैं कि सर जी इतिहास बोरिंग है, इतिहास ऐसा है, इतिहास वैसा है। इतिहास बहुत जबरदस्त विषय है। आप इसको पढ़ेंगे तो इतिहास सीख देता है। इतिहास हमें जो भूत में गलतियां हुई हैं उनसे सीख कर भविष्य में ऐसी गलती ना करने की सीख देता है। इतिहास हर किसी को पढ़ना चाहिए। अब आगे दरअसल यही हमारी जो है एक बुराई भी है कि मैं चीजें कहाँ से कहाँ चला जाता हूँ। तो अब आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों का पहला रहा प्रारंभिक शहरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व। हम लोगों को हड़प्पा पुरातत्व के बारे में जानना है कि किस प्रकार से एक प्रमुख स्थल का पुरातात्विक रिपोर्ट पुरातत्वविदों इतिहासकारों द्वारा कैसे इसका उपयोग किया गया है। इस तरह की बातें हम लोग अपने पहले टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है हड़प्पा पुरातत्व, या फिर इसे यूं कहें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए हमारा पहला टॉपिक होने वाला है जो कि हम कवर करेंगे CVT 2023, जो अभी आपको देना है, शायद मई जून में है एग्जाम। उसमें आपका जो इतिहास डोमेन का टॉपिक है वो यही है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 2 का कुल ऐसे तकरीबन 15 टॉपिक हैं। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। दूसरा टॉपिक है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। कैसे शिलालेख एक कहानी बताते हैं। देखिए जो एनसीईआरटी है जो वर्ड बार बार ला रहा है अपने उसमें कहानी, क्या समझ रहे हैं? मतलब इतिहास कहानी है, कोई लोड नहीं लेना है यार। इतिहास का इतिहास जबरदस्त विषय है और शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और जो भी सब कुछ आगे करना सब किया जाएगा। तो उसके बाद राजनीतिक और आर्थिक इतिहास कि कैसे शिलालेख एक कहानी बताते हैं। शिलालेख के बारे में जिक्र करेंगे कि शिलालेख क्या होते हैं। और ये जो बात बताई जा रही है कब की बताई जा रही है? मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक। उस समय का सारा राजनीतिक इतिहास क्या था, उस समय का आर्थिक इतिहास क्या था, मतलब उस समय की जो पॉलिटी थी वो किस तरह से थी, और उस समय का जो इकोनॉमी था किस तरह था। अभी हम लोग आगे सब बहुत कुछ पढ़ेंगे। उसमें बताता है कि इकोनॉमी वहाँ की एक क्रय विनिमय के आधार पे थी कि आप हमको राशन दीजिए तो हम हमसे बदले में फल लीजिए। इस तरह की वहाँ की मुद्रा प्रणाली नहीं थी। तो इस सब चीज़ों में बाद में हम लोग बहुत ही ब्रॉड तरीके से और जबरदस्त तरीके से देखेंगे। उसके बाद हमारा जो यूनिट 3 है, दरअसल है क्या कि हम लोगों के पास संसाधन की कुछ कमी है, तो एक वाइट बोर्ड पे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार रहेगा तो सब और बड़े स्तर पे होगा। वैसे प्रकृति में या जीवन में जो प्रकृति है दो चीज, एक ही चीज के बल पे चलती है, आदान और प्रदान। हम आपको कुछ दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, आपको भी हमारा सहयोग देना होगा और चीज़ों को खूब आगे तक ले जाना है। अब अगला जो हमारा राजनीतिक और आर्थिक इतिहास है कि उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, और जो है आर्थिक स्थिति क्या थी, कि कैसे जो है शिलालेख की कहानी बताते हैं। और कुछ समय जो है वही बताने में कि हम लोगों के पास कुछ कम संसाधन है तो जल्दी हमको करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी चल रहा हूँ और हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा यूनिट 3 है महाभारत का उपयोग करते हुए सामाजिक इतिहास। इसमें देखिए जो यही एनसीईआरटी की चालाकी है, बता रहा है महाभारत का उपयोग करते हुए सामाजिक इतिहास, मतलब सारा वैदिक पीरियड आपको पढ़ना है, टोटल वैदिक पीरियड। ये सीधे वैदिक पीरियड नहीं बता रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। महाभारत का उपयोग करते हुए सामाजिक इतिहास, उस समय की जाति वर्ग बंधुत्व और लिंग सहित सामाजिक इतिहास के मुद्दे और इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला हम लोगों का टॉपिक है यूनिट 4 बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप। ठीक, इसमें क्या है, हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद, शैववाद के धार्मिक इतिहास की एक संक्षिप्त समीक्षा, इसको भी हम लोग देखेंगे, जो कि बौद्ध धर्म पर केंद्रित होगी। किस पर होगी? बौद्ध धर्म पर केंद्रित होगी। ठीक, उसके बाद उसमें सांची के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, उसकी खोज की कहानी क्या रही। तो इस तरह से हम लोगों को आगे चलना है। ठीक, अब आगे चलते हैं।
अगला रहा हमारा यात्रियों के वृत्तांतों के जरिए मध्यकालीन समाज, कि जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री रहा, जो मेडिवल इंडिया रहा, उसमें हमारे यहाँ बहुत से यात्री आए। इसमें मुख्यतः 3 यात्रियों के बारे में बात की गई है, अल-बरूनी, इब्न बतूता और वर्नियर की बात की गई है। इनके बारे में हमको देखना है कि इनके क्या रहे, इनके नजरिए क्या रहे उस समय के भारत के समाज को लेकर। अगला हम लोगों का टॉपिक है धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। हम लोग धार्मिक इतिहास को देखेंगे कि किस तरह से जब चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था तो हमारे भारत के ही संतों ने उस समय ज्योति जो है अलग जगाई और सबको अपने इसी भक्ति और सूफीवादी परंपरा में पिरोने का काम किया, उसमें सबको रमाने का काम किया और एक नया जो है उजाला दुनिया में फैलाया। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें सारे संतों के विचार वगैरह, कबीर, दादू, नानक, रैदास, सबको देखना है और ज़बरदस्त और मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद देखते हैं यूनिट जो 6 है, धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा, वही अभी हमने बात की। उसके बाद जो यूनिट 7 है, नई वास्तुकला, हम्पी। हम्पी, अब देखिए टॉपिक किस तरह से दे रहा है। एनसीईआरटी में इस तरह से आपको टॉपिक नहीं मिलेगी। अब आपको पूरा विजयनगर साम्राज्य पढ़ना पड़ेगा। विजयनगर साम्राज्य की किस तरह से हरिहर और बुक्का ने जो है उसकी स्थापना की थी और उन सब चीज़ों के बारे में तो सब आगे जानना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कृषि संबंधी। इसमें आईने अकबरी का जिक्र है। कृषि संबंधी जो है आईने अकबरी का जिक्र है। तो आईने अकबरी के संकलन और अनुवाद का विवरण इसमें हम जानेंगे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, किस तरह से उस समय हमारा कृषि था। वैसे भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान हमारे यहाँ की एग्रीकल्चरल कंडीशन क्या थी, कृषि संबंधी स्थिति क्या थी, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है, जो हमारा अगला यूनिट 8 टॉपिक है, ठीक। उसमें हम आईने अकबरी को भी देखेंगे। फिर हमारा जो 9वां टॉपिक है वो आता है मुगल दरबार। हालांकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ पता चली है कि मुगल के चीज़ों को जो है सरकार हटा रही है, तो लेकिन हम लोगों का 2023 में सिलेबस में दिया गया, हम लोग को पढ़ना है। और मुगल दरबार तो आप लोग बहुत जान ही रहे होंगे कि अकबर, हुमायूं, सब कुछ आप जान रहे हैं और हम लोग सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पूरा एकदम जिसे कहते हैं कि खोल के, उधेड़ के, बुन के सब तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, एकदम बढ़िया। उसमें राजनीति क्या थी, ठीक। अकबर नामा और बादशाह नामा के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक। तो ये रहा हम लोगों का यूनिट 9। अब यूनिट 10 क्या है, देखिए। अब जब हमने शुरुआत की थी यहाँ से, तो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट रहा, ये वैदिक वहाँ का पार्ट है, यात्रियों के जरिए यहाँ तक का बौद्ध धर्म का इतिहास, सांची स्तूप, ये सब चीजें प्राचीन इतिहास की बात है। फिर यहाँ से हम लोग घुस जाते हैं मध्यकालीन इतिहास में, यात्रियों के वृत्तांत, उसके बाद मध्यकालीन समाज, धार्मिक इतिहास, नई वास्तुकला, हम्पी, कृषि संबंधी आईने अकबरी, उसके बाद मुगल दरबार। इतना हम लोगों ने देखा मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इसके बाद हम उपनिवेशवाद और देहात को देखते हैं। अब सब कुछ जानना जरूरी है कि किस तरह से मुगल अंपायर डिक्लाइन होता है और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर भारत में आकर के अपना जो है मतलब अच्छे तरीके से अपना प्रभुत्व बनाती है। अब इसको हम लोग देखेंगे मुगल दरबार में, सब बहुत बड़ी टॉपिक है। उसके बाद वही मैंने बताया ना, उपनिवेशवाद और देहात है। उपनिवेशवाद देहात में 18वीं शताब्दी के अंत में जमींदारों, किसानों और कारीगरों का जीवन कैसा रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी, राजस्व निपटान, मतलब ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं, सब तो पढ़ लेना सब। और हम हाइये हैं अभी, अब हम जुड़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ाएंगे, सब जबरदस्त तरीके से बढ़िया किया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक। कौनो चिंतक बात नहीं है, बस हम आए बस, ठीक।
उसके बाद हम लोगों का अभी हमने बताया, फिर उपनिवेशवाद और देहात के बाद हम लोग आ जाते हैं 1857 का प्रतिनिधित्व। अब यहां से शुरू हो जाती है, यहीं से शुरू हो जाती है मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो अब हम 1857 का प्रतिनिधित्व देखेंगे कि किस तरह से अब भारत के लोग, जो मंगल पांडे जो शुरुआत उन्होंने किया, तो किस तरह से अब ईस्ट इंडिया कंपनी से उब रहे थे, और उसका जो है 1857-58 की घटनाओं के बारे में देखेंगे। इस घटनाओं को कैसे दर्ज और वर्णित किया गया था, इसका केंद्र लखनऊ था, लखनऊ के बारे में देखेंगे। बेगम हजरत महल और बड़े बड़े सब तात्या टोपे रहे और सब कानपुर के रहे, तो सब के बारे में देखा जाएगा। दरअसल थोड़ा सा अभी दिक्कत है, सब खत्म भी होगा तो परेशानियां आती हैं, परेशानियां दूर भी जाती हैं, तो सब आप लोगों का साथ रहेगा। अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है समकालीन दृष्टिकोण में महात्मा गांधी, हमारा अगला जो 12वां टॉपिक है, जो 13वां टॉपिक है, ठीक है, 13वां टॉपिक है समकालीन दृष्टिकोण से महात्मा गांधी। मतलब उस समय की जो स्थिति थी उसमें महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा। राष्ट्रवादी आंदोलन देखेंगे 18 से 48, 15 में तो गांधी जी आते हैं इंडिया और 48 तक उनका सारा सब कुछ क्रियाकलाप चलता है। तो सारी चीजों के बारे में वही बताया नहीं कि इतिहास है और इतिहास को हमको सीखना है। इतिहास रटने का विषय है ही नहीं, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद गांधीवादी आंदोलन रहा, गांधी के समय 1918 से 48 और गांधीवादी राजनीति रही। 1931 में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही, ये भी बात दे रहा है। 1931 माने 1931 माने गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो चीजों को जब पढ़ेंगे तो खूब मजा आएगा। अंग्रेजी और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों और अन्य समकालीन लेखों के दस्तावेज और जो सब कुछ दिया गया आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों का है मौखिक स्रोतों के जरिए विभाजन, जो अगला टॉपिक है, यूनिट 14 है, मौखिक स्रोतों के जरिए विभाजन। कि अब विभाजन हो रहा है, गांधी है, उसके बाद विभाजन हो रहा है। 1940 के दशक का इतिहास देखेंगे, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, विभाजन को देखेंगे। पंजाब और बंगाल इसका केंद्र रहा, पंजाब केंद्र रहा विभाजन का। पंजाब उधर बट करके चला गया कहाँ, पाकिस्तान, ठीक है, उधर पंजाब बट गया पाकिस्तान, इधर बंगाल हमारा बांग्लादेश हो गया। तो उन सब चीजों के बारे में देखेंगे। और अगला जो हमारा आखिरी टॉपिक है 15वां है संविधान का निर्माण। कि अब इतना सब कुछ हो गया तो संविधान भी बनेगा भाई, और संविधान में स्वतंत्रता और नया राष्ट्र राज्य, संविधान का निर्माण, संविधान सभा की बहस, वाद विवाद होती है। तो जा करके 2 साल 11 महीने 18 दिन, हाँ, और उसमें जा करके हम लोगों का संविधान बनता है। तो देखिए किस तरीके से हम जो है एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत करके मिडाइवल मॉडर्न पे जा करके आपको पॉलिटी के तह तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना सारा हम लोगों का सिलेबस रहा। 2-3 मिनट और देखते हैं कि इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे। इतिहास उबाऊ कतई नहीं है, उबाऊ इसको लेना ही मत, ठीक है, इसको उबाऊ कभी मत लेना। और अच्छे तरीके से कहानी है, देखो एनसीईआरटी खुद कोट करती, सब कहानी है। अब कहानियां तो बचपन में पढ़ने में खूब मजा आता था, जबरदस्त, खूब कहानी सुनते थे, ठीक है, अम्मा कहानी सुनाओ, दादा कहानी सुनाओ, खूब कहानी सुनते थे। तो उसी तरीके से इसको भी पढ़ना है और सफलता तो मिलनी तय है। हम लोग मेहनत करेंगे, सफलता भी मिलेगी। लेकिन इतिहास पढ़ने का मतलब तभी सफल होगा जब इतिहास से आप सीखेंगे और इन सब गलतियों को अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि ऐसा ना किया जाए, और जो पहले की अच्छाइयाँ रही उसको भी देखा जाए। देखिए इतिहास का महत्व क्या है, बोले इतिहास का महत्व क्या है। देखिए अब यूपीएससी है,
हम लोग तो भाई सब पुराने हैं, तो यूपीएससी है। और आपने कभी सोचा नहीं कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? हमको बनना है, एसडीएम बनना है, हमको ये चलाना है, वो करना है, तो हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं? ये भी बात दिमाग में आनी चाहिए थी। तो इतिहास पढ़ने का यही फायदा है कि इसको पढ़ करके आप सीखोगे कि अब आगे समाज के विकास में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। इसीलिए हम अकबर को पढ़ते हैं, अंबेडकर को पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, अशोक को पढ़ते हैं, सीखने के लिए। इतिहास का एक उद्देश्य ये हमेशा ध्यान रखना कि सीखना है, इतिहास को रटना कभी मत। और जब समझोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो आज हमारा पहला लेक्चर रहा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहा। अब आगे ये श्रृंखला जारी रहेगी और बहुत ही, अब शब्द क्या है, सब बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए हम लोग फतेह हासिल करेंगे। ठीक है, तो जीतना है, यही उद्देश्य मन में रख करके पढ़ना है और सब कुछ करना है। हम लोगों के लिए और कुछ है नहीं। अब देखिए मेरी गलती सामने आ गई है कि मैं बोलने लगता हूँ तो कहाँ कहाँ चीज़ें पहुँच जाती हैं, तो थोड़ा सा समय और संसाधन की कमी है। तो अब पहला लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब आगे जो दूसरा लेक्चर होगा वो हमारा होगा प्रारंभिक शहरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।